नमस्कार। आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम 4 अक्टूबर 2025 के टर्बो टाइम्स प्लस से कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर हम गौर कर रहे हैं। जी। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हाल में तनाव बढ़ा है। भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया और इसी मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा किया। ये खुलासा अपने आप में काफ़ी अहमियत रखता है ना? हाँ बिल्कुल, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है इसकी। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के हवाले से जो जानकारी आई है वो तो मतलब चौंकाने वाली है। कह रहे हैं कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 9 से 10 लड़ाकू विमान मार गिराए गए। 9 से 10 ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और ये कोई ऐसे वैसे विमान नहीं, इनमें F-16 और JF-17 जैसे आधुनिक विमान शामिल थे, जिन्हें मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स की रीढ़ कहा जाता है। सही बात है। F-16 और JF-17 ये उनके मुख्य लड़ाकू विमान हैं। यही नहीं, मामला सिर्फ विमानों तक ही नहीं है। स्रोत ये भी बता रहे हैं कि 4 रडार सिस्टम्स, अच्छा। 2 बड़े कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 हवाई पट्टियां, 3 हैंगर जहां विमान रखे जाते हैं, तबाह किया गया। ओ, AWAC, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये AWA का नष्ट होना कितना अहम हो सकता है, जरा समझाएं। देखिए, AWAC हवा में आंख और कान की तरह होता है। ये दुश्मन के विमानों, मिसाइलों का बहुत दूर से पता लगा लेता है और अपने फाइटर जेट्स को गाइड करता है। एक AWAC को मार गिराना मतलब दुश्मन की जो पूरी हवाई निगरानी है, जो कमांड कैपेबिलिटी है, उस पर सीधी चोट करना। अच्छा। ये ऑपरेशन सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि बहुत सोच समझकर स्ट्रैटेजिक ठिकानों को निशाना बनाया गया था। बताया जा रहा है कि पहाड़गाम में जो हाल में आतंकी हमला हुआ था, उसके सीधे जवाब के तौर पर भारत सरकार ने पाकिस्तान से होने वाले हर तरह के आयात पर फौरन रोक लगा दी। ये तो बहुत बड़ा आर्थिक कदम है। हाँ बिल्कुल, ये इस कड़ी का पहला कदम नहीं है। पहले ही भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। हाँ वो तो था। और साथ ही सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को जो कुछ विशेष रियायतें मिलती थीं, उन्हें भी निलंबित कर दिया गया था। सिंधु जल संधि वाला मामला तो वैसे ही बहुत संवेदनशील है। बिल्कुल। अब इस ताज़ा कदम के बाद मतलब चाहे वो इंडस्ट्रियल सामान हो या खेती का सामान हो या कुछ और, दोनों देशों के बीच व्यापार पूरी तरह ठप हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ये दोनों खबरें, ऑपरेशन सिंदूर का खुलासा और फिर ये आयात पर पूरी तरह पाबंदी, लगभग एक ही समय पर आना, ये वाकई गौर करने लायक है। भारत के सख्त होते रवैये और आतंकवाद के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। जिस तरह से ये कदम उठाए गए हैं, एक तरफ सैन्य ताकत का प्रदर्शन और दूसरी तरफ इतना कड़ा आर्थिक दबाव, कि ये शायद किसी सोची समझी मतलब एक मल्टी लेयर्ड रणनीति का हिस्सा हो सकता है। अच्छा। हाँ, जिसका मकसद शायद सिर्फ तात्कालिक जवाब देना नहीं, बल्कि एक लंबा संदेश देना भी है। आपने रणनीति की बात की, ये दिलचस्प है। जिस ढंग से इन घटनाओं को रखा गया है, एक तरफ मिलिट्री सक्सेस का जश्न, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ब्लॉकेड, अंदाजा यही लगता है कि भारत शायद दबाव बढ़ाने की नीति पर चल रहा है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर दबाव बनाया जाए ताकि वो अपनी धरती से जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उन पर लगाम लगाए। लेकिन हाँ, ये भी है कि इस तरह के कदमों के अपने जोखिम भी होते हैं। बिल्कुल, स्थिति काफी जटिल है, इसमें कोई शक नहीं। और इसी जटिलता के बीच एक और पहलू सामने आता है जब हम भारत के दूसरे पड़ोसी चीन की तरफ देखते हैं। जहां पाकिस्तान के साथ तनाव बिल्कुल चरम पर है, वहीं चीन के साथ संबंधों में एक अलग ही तरह की कह सकते हैं थोड़ी गर्मी देखने को मिल रही है। अच्छा, किस तरह से? खबर यह है कि लगभग 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होने जा रही हैं। 3 साल बाद? ये तो काफी लंबा गैप था। हाँ, बताया जा रहा है कि 26 अक्टूबर से कोलकाता और चीन के ग्वांगझाओ शहर के बीच सीधी फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी। ये एक अहम डेवलपमेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापार या पढ़ाई वगैरह के लिए आते जाते हैं। हाँ, उनके लिए तो बहुत सुविधा हो जाएगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि शायद दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधारने में भी कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन ये 3 साल का गैप क्यों था और अब अचानक ये शुरुआत क्यों? टाइमिंग दिलचस्प है। 3 साल का गैप तो जाहिर है कोविड महामारी और उसके बाद जो सीमा पर तनाव बढ़े थे उनसे जुड़ा हो सकता है। हाँ, शायद वही वजह रही होगी। अब ये उड़ानों का फिर से शुरू होना, ये शायद इस बात का संकेत है कि दोनों देश सीमा विवाद अपनी जगह चलते रहने के बावजूद आर्थिक और पीपल टू पीपल कांटेक्ट जैसे कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने को तैयार हैं। ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति कितनी मल्टी डायमेंशनल है।
एक पड़ोसी के साथ रिश्ते इतने तनावपूर्ण हैं कि बातचीत लगभग बंद है। हाँ। और वहीं दूसरे बड़े पड़ोसी के साथ, जिसके साथ भी गंभीर मतभेद हैं, व्यापार और यात्रा के रास्ते फिर से खोले जा रहे हैं। ये शायद जरूरत और अवसर के हिसाब से एक संतुलन साधने की कोशिश है। तो क्या इसे रिश्तों में किसी बड़े बदलाव का संकेत माना जाए या बस एक प्रैक्टिकल कदम है ये निश्चित रूप से दिखाता है कि तनाव के दौर में भी संवाद और संपर्क के कुछ रास्ते खुले रखने की कोशिश हो रही है। ये इस बात का भी उदाहरण है कि कैसे देश अपने हितों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग स्तरों पर संबंध बनाए रखते हैं, भले ही वो कभी-कभी विरोधाभासी क्यों न लगे। ये विरोधाभास वाकई गौर करने लायक है। चलिए अब जरा देश के अंदर के हालात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। मणिपुर से जो खबरें आ रही हैं वो लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। हाँ, मणिपुर की स्थिति तो जी हाँ, बताया जा रहा है कि कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जो जातीय हिंसा भड़की थी उसे 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। 2 साल से ज्यादा? हाँ, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। ये काफी लंबा अरसा है। बहुत लंबा समय है ये। स्रोत बताते हैं कि हजारों लोग आज भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं, राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि समाज में जो आपसी भरोसा है वो लगभग खत्म हो चुका है। एक गहरी खाई बन गई है दोनों समुदायों के बीच। प्रशासन कोशिश तो कर रहा है शांति बहाली की, बातचीत शुरू करने की, लेकिन जमीन पे इसका असर बहुत कम दिख रहा है। मतलब स्थायी समाधान अभी भी दूर लगता है। ये स्थिति वाकई गंभीर है और ये दिखाती है कि जातीय संघर्ष कितने गहरे और कितने जटिल हो सकते हैं। कागजों पर या मीटिंग्स में भले ही शांति बहाली की बातें हो रही हों, लेकिन जब तक लोगों के दिलों से डर और अविश्वास दूर नहीं होता, जब तक वो सुरक्षित महसूस करके अपने घर नहीं लौट पाते, तब तक स्थायी शांति की बात करना बहुत मुश्किल है। 2 साल बीत जाना और हजारों लोगों का अब भी विस्थापित रहना ये दिखाता है कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं और उन्हें सुलझाने के लिए शायद और ज्यादा संवेदनशील और कारगर प्रयासों की जरूरत है। सही कहा। और इसी बीच गोवा से एक बेहद दुखद खबर आई है। वहां के मशहूर लहराई देवी मंदिर में दर्शन के लिए बहुत भारी भीड़ जमा हुई थी, जो बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। ओहो, भगदड़, ये तो बहुत खतरनाक होता है। हाँ, और इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। धार्मिक स्थलों पर अक्सर भारी भीड़ जुड़ती है। ऐसे में ये हादसा क्या बताता है? ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये बार बार हमें याद दिलाती है कि बड़े जमावड़ों, खासकर धार्मिक आयोजनों में क्लाउड मैनेजमेंट और सुरक्षा इंतजाम कितने जरूरी हैं और अक्सर कितने नाकाफी साबित होते हैं। ऐसी घटनाएं अनिवार्य रूप से ये सवाल उठाती हैं कि क्या भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पर्याप्त उपाय थे, क्या इमरजेंसी एग्जिट्स ठीक थे, मेडिकल सहायता की व्यवस्था थी। अक्सर देखा जाता है कि आस्था के जोश में सुरक्षा नियमों की अनदेखी हो जाती है, जिसके ऐसे दुखद परिणाम सामने आते हैं। ये एक सिस्टमिक चैलेंज है जिस पर बार बार ध्यान जाता है, खासकर जब ऐसी ट्रेजेडी होती है। सही बात है। और एक खबर उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से है, जहां प्रशासन ने एक एहतियाती कदम उठाया है। अच्छा, क्या हुआ बरेली में? जी, बताया गया है कि आज जुमे की नमाज को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर पूरे जिले में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। इंटरनेट बंद कर दिया? हाँ, पूरे जिले में। साथ ही जो इलाके ज्यादा संवेदनशील माने जाते हैं वहां अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। देखिए, ये कदम दिखाता है कि प्रशासन खास मौकों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाता है। स्रोत इसे लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिहाज से एक जरूरी कदम के तौर पर ही पेश कर रहा है। अक्सर ऐसी स्थितियों में प्रशासन को सुरक्षा चिंताओं और नागरिकों की सामान्य सुविधाओं जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के बीच एक मुश्किल संतुलन साधना पड़ता है। ये फैसले हमेशा बहस का विषय बनते हैं कि क्या ये वाकई ज़रूरी थे या एक तरह की ओवर रिएक्शन थे, लेकिन स्रोत इसे प्रशासन की जिम्मेदारी के नज़रिए से देख रहा है। चलिए, इन गंभीर खबरों के बाद अब कुछ अलग तरह की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। मौसम और खेल जगत की हलचल। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है। अच्छा, बारिश का मौसम? हाँ, दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और झारखंड, इन कई इलाकों में अगले 24 घंटों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ जगहों पर आज हल्की से मध्यम बारिश हुई भी है। गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन कहीं कहीं ट्रैफिक जाम की भी खबरें हैं। हाँ, शहरों में ये दिक्कत तो होती है। किसानों के लिए ये बारिश कैसी बताई जा रही है? किसानों के लिए ये फायदेमंद हो सकती है। अच्छा। खासकर उन फसलों के लिए जिन्हें इस समय पानी की जरूरत होती है। अच्छा। तो इसके मिले जुले असर हैं। शहर में थोड़ी परेशानी,
लेकिन गांव में शायद खुशी। मौसम की खबरें हमें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े रखती हैं। बिल्कुल। और खेल के मैदान से भी कुछ अच्छी खबरें हैं। वेस्टइंडीज दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम काफी मजबूत स्थिति में दिख रही है। हाँ, मैंने भी स्कोर देखा था, काफी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल। पहली पारी में भारत ने 5 विकेट पर 448 रन बना लिए हैं, जो एक बड़ा स्कोर है। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ने शतक लगाए हैं। वाह, दोनों ने सेंचुरी मारी। हाँ, लगता है टीम इस मैच पर अपनी पकड़ बना रही है। बढ़िया है, टीम की फॉर्म अच्छी लग रही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय पर गहरी बातचीत के साथ। नमस्कार।